हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रोडक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हम लोग इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ लिए थे कि इकोसिस्टम जो है क्या होता है, नेचर का स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। जिस तरह से सेल होता है उसी तरह से इकोसिस्टम होता है। बोलते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सिमिलरली इकोसिस्टम इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नेचर। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी में मेनली हम लोग किसका बात करेंगे, तो प्लांट का बात करेंगे। किसका? प्लांट्स। तो जितने भी प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और फोटोसिंथेसिस करके क्या बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं। और फोटोसिंथेसिस करने के लिए मेनली क्या चाहिए, सोलर एनर्जी चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि और सोलर एनर्जी कहाँ से आता है, सनलाइट से आता है। तो सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, बिना सन के फोटोसिंथेसिस नहीं होगा और बिना सन के कोई इकोसिस्टम नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि कोई भी इकोसिस्टम को फंक्शन करने के लिए या अस्थायी रूप से रहने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो होती है सोलर एनर्जी का कांस्टेंट इनपुट होना। यानी कि जब भी सोलर एनर्जी कांस्टेंट इनपुट होगा तभी ही किसी भी इकोसिस्टम का फंक्शन होगा और वो अस्थायी रूप से रहेगा। ठीक है, यानी कि किसी भी इकोसिस्टम का बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है, कांस्टेंट इनपुट। किसका? सोलर एनर्जी का, ताकि वो इकोसिस्टम अपना फंक्शन करे और सस्टेन रहे। अब कह रहे हैं कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को डिफाइन करना होगा। तो ये क्या होता है, अमाउंट ऑफ दिस सब्सटेंस या बायोमास होता है। ठीक है, जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है, प्लांट के द्वारा एक निश्चित समय अंतराल में प्रोड्यूस किया गया मैटर होता है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर का वो अमाउंट होता है जो कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों के द्वारा एक निश्चित टाइम पीरियड में एक पार्टिकुलर एरिया में प्रोड्यूस होता है। तो जो भी फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधे के द्वारा एक पार्टिकुलर एरिया में एक पार्टिकुलर समय में प्रोड्यूस होता है ऑर्गेनिक मैटर, उसी को क्या कहते हैं, बायोमास कहते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को अगर वेट के रूप में एक्सप्रेस करना होगा, अगर वेट के रूप में दिखाना होगा तो पर ग्राम दिखाते हैं, या अगर इसको हम लोग एनर्जी के रूप में दिखाना होगा तो हम लोग किलो कैलोरी पर मीटर के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को किस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, अगर वेट के रूप में दिखाना होगा तो पर ग्राम दिखाएंगे, और एनर्जी के रूप में दिखाना होगा तो किलो कैलोरी पर मीटर के रूप में दिखाएंगे। अब यहाँ पे जो है प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं, तो बायोमास प्रोडक्शन के रेट को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो बायोमास किसको बोलता है, तो ऑर्गेनिक मैटर को। तो जो भी ऑर्गेनिक मैटर के प्रोडक्शन की रेट होती है, ऑर्गेनिक मैटर या बायोमास प्रोडक्शन की जो रेट होती है उसी को कहते हैं प्रोडक्टिविटी। और प्रोडक्टिविटी को हम लोग वेट के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करना होगा, दिखाना होगा, तो हम लोग पर ग्राम पर ईयर के रूप में दिखाते हैं। और एनर्जी के रूप में दिखाना होगा तो किलो कैलोरी पर मीटर पर ईयर के रूप में दिखाते हैं। किसको? प्रोडक्टिविटी। तो प्राइमरी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। और फिर हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट इकोसिस्टम के प्रोडक्टिविटी को क्या कर देते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। अब कह रहा है कि इट कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और इस प्रोडक्टिविटी को हम लोग दो भाग में डिवाइड कर रहे हैं, बांट रहे हैं। एक का नाम है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसको शॉर्ट में जीपीपी कहते हैं, और दूसरे का नाम है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसको शॉर्ट में एनपीपी कहते हैं। अब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है फोटोसिंथेसिस के समय ऑर्गेनिक मैटर के प्रोडक्शन की रेट होती है। ठीक है, तो जो भी फोटोसिंथेसिस के
दौरान ऑर्गेनिक मैटर के प्रोडक्शन की रेट होती है इकोसिस्टम में, उसी को ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है। A considerable amount of GPP is utilized by plants in respiration। अब क्या होता है, जो GPP का कंसिडरेबल अमाउंट होता है वो रिस्पायरेशन में प्लांट के द्वारा यूटिलाइज कर लिया जाता है, यानी यूज कर लिया जाता है। तो जो भी प्लांट के द्वारा रिस्पायरेशन में GPP का अमाउंट GPP का अमाउंट कंसीडर होता है और वो क्या होता है, रिस्पायरेशन में प्लांट के द्वारा यूटिलाइज हो जाता है। ठीक है। अब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से अगर हम लोग रिस्पायरेशन लॉस को माइनस कर देते हैं तो हम लोग को नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्राप्त हो जाता है। इसलिए ये फार्मूला बना है GPP माइनस R इक्वल टू NPP। और ये जो है आपका इस बार नीट 2020 में आया हुआ था। हमेशा GPP क्या होता है, ज़्यादा होता है किससे, NPP से। इस बार नीट में ये पूछा हुआ था। तो GPP में से हम लोग क्या करते हैं, अगर रिस्पायरेशन लॉस को माइनस कर देते हैं तो क्या क्या प्राप्त हो जाता है, NPP। ठीक है। एक चीज़ जानिए, और NPP हमेशा GPP से छोटा होता है, यानी GPP हमेशा NPP से बड़ा होता है। ठीक है। एक और चीज़ जैसे मानते हैं कि हम लोग को समझना है कि प्लांट जो है प्रोडक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन वे जब रिस्पायरेशन करते हैं तो उसमें लॉस भी करते हैं। तो उस प्रोडक्शन में से जो रिस्पायरेशन लॉस होता है ना, तो जो बचता है वो होता है NPP। जैसे मानते हैं कि हम अगर कोई जॉब कर रहे हैं, अब जॉब कर रहे हैं और जॉब से हमको कितना 20,000 रुपये मिल रहा है, और जॉब कहीं दूसरे जगह पे कर रहे हैं, आने जाने का खर्चा अगर मानते हैं कि 5,000 हो रहा है 5K, तो बचा कितना, 15,000। तो ये 15,000 ही ना हमारा NPP हो गया, और 20,000 जो क्या हो गया, GPP हो गया, और 5,000 क्या हो गया, R हो गया। यानी खर्च कितना हुआ, ये हुआ। अब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है को क्या किया जाता है कि हेट्रोट्रॉपिक, इसमें अब हेट्रोट्रॉपिक में हर्बीवोरस और डिकम्पोजर दोनों आ जाएंगे। हर्बीवोरस आप जानते हैं जो साग सब्जी खाते हैं, और डिकम्पोजर जो बैक्टीरिया फंजाई होते हैं वो। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है हर्बीवोरस की खपत के लिए अवेलेबल बायोमास होता है। ठीक है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को अगर डिफाइन करना होगा तो ये कंज्यूमर जो हर्बीवोरस होता है, हो सकता है कार्निवोरस हो सकता है, कैट डॉग रैट। ठीक है। ये सब क्या हो सकते हैं, कंज्यूमर हो सकते हैं। डियर टाइगर लायन ये सब कंज्यूमर होते हैं। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को अगर डिफाइन करना होगा तो कंज्यूमर के द्वारा न्यू ऑर्गेनिक मैटर के फॉर्मेशन की ये दर होती है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, तो न्यू ऑर्गेनिक मैटर के फॉर्मेशन की रेट होती है। और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है डिपेंड करता है प्लांट स्पेसीज पे, क्या इनहिबिटिंग है पार्टिकुलर एरिया में। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एक पर्टिकुलर एरिया में प्लांट स्पेसीज पर क्या करता है, डिपेंड करता है। और इसके अलावे ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर की वैरायटी पर भी डिपेंड करता है। और इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या है, तो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी, किस प्रकार का न्यूट्रिएंट अवेलेबल है इकोसिस्टम में, और उसके बाद से प्लांट की फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गए। तो इस पर ये भी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड कर रहा है कि प्लांट कितना फोटोसिंथेसिस कर रहा है, या न्यूट्रिएंट कितना अवेलेबल है। ये सब फैक्टर पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड कर रहा है। आता है कि अगर प्लांट अच्छा से फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो फिर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अच्छा से नहीं हो पाएगा। ठीक है। देयरफॉर यानी इसलिए कह रहा है कि अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम क्या करता है, वेरी करता रहता है। यानी कि किसी इकोसिस्टम में ज़्यादा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है तो किसी में कम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है। ठीक है। तो ये इकोसिस्टम में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या करता है, वेरी करता रहता है। अलग अलग इकोसिस्टम में अलग अलग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है। जिसे मानते हैं कि इस समुद्र का प्राइमरी प्रोडक्टिविटी
हो गया कितना 55 बिलियन टन, और वही पूरे बायोस्फीयर का 170 बिलियन टन हो गया, ठीक है। और लैंड का हो गया कितना 115 बिलियन टन हो गया। तो ये क्या हो रहा है कि इकोसिस्टम में, अलग अलग इकोसिस्टम में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या करता है, बदलता रहता है। जिससे कह रहा है कि एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है पूरे बायोस्फीयर का लगभग 170 बिलियन टन, ठीक है। ड्राई ऑर्गेनिक मैटर का कितना होता है, एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पूरे बायोस्फीयर का 170 बिलियन टन होता है लगभग में। और आप जानते हैं कि 70% जो है अर्थ जो है वो पानी से घिरी हुई है। 70% अर्थ की जो सरफेस है वो पूरा पानी से घिरी हुई है। लेकिन ओशियन का प्रोडक्टिविटी जो है सिर्फ और सिर्फ 55 बिलियन टन होती है, यानी 55 बिलियन टन होती है। और बचा जो है वो प्रोडक्टिविटी किसका होता है, लैंड का। यानी कि बचा कितना, 170 में से 55 अगर निकल जाता है तो कितना बचता है, 115 बिलियन टन बचता है। तो यानी कि लैंड पे प्रोडक्टिविटी क्या होता है, ज़्यादा होता है किससे, ओशियन से, जबकि ओशियन का एरिया ज़्यादा है कंपेयर द लैंड से। अब इसका मेन रीज़न क्या है कि ओशियन में लो प्रोडक्टिविटी होता है, ये आप अपने टीचर से डिस्कस कीजिए। अब डिकम्पोजिशन क्या होता है, तो डिकम्पोजिशन जो है आपका कह रहा है, डिकम्पोजिशन में क्या होता है, डिकम्पोज किया जाता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को किस में, सिंपल में तोड़ा जाता है, ठीक है। जिसे कह रहा है कि आप शायद केचुआ के बारे में सुने होंगे या जानते होंगे कि केचुआ को हम लोग क्या कहते हैं, किसान का मित्र कहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये केचुआ क्या करता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करता है और मिट्टी को भुरभुरा बनाने में मदद करता है, यानी लूज करने में मदद करता है। केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि केचुआ जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ता है और इसके साथ साथ ये मिट्टी को भुरभुरा बनाने में यानी लूज करने में भी मदद करता है। ठीक इसी प्रकार से डिकम्पोजर जो होते हैं, यानी कि डिकम्पोजर बोले तो फंजाई और बैक्टीरिया। तो डिकम्पोजर ठीक उसी प्रकार से क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक क्या करते हैं, डिकम्पोजर यानी बैक्टीरिया और फंजाई कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एक तरह का क्या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, वाटर क्या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और न्यूट्रिएंट में क्या करते हैं, तोड़ते हैं। और इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को हम लोग डिकम्पोजिशन कहते हैं। डिकम्पोजिशन किसे कहते हैं, तो जब भी डिकम्पोजर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में तोड़ने का काम करते हैं तो उसी प्रोसेस को डिकम्पोजिशन कहते हैं। और डेड प्लांट के अवशेष, जैसे कि उसका पत्ता है, छिलका है, फूल है, और डेड एनिमल के अवशेष, ठीक है, यहाँ तक कि उसके फीकल मैटर एक साथ क्या बनाते हैं, डेट्रिटस बनाते हैं। और ये डेट्रिटस क्या होता है, तो डिकम्पोजिशन का रॉ मटेरियल होता है। क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है। अब कह रहा है कि इम्पोर्टेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। अब डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप होते हैं। वो है क्या, फ्रेगमेंटेशन फर्स्ट स्टेप है, सेकंड है लीचिंग, फिर कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। ये क्या है, डिफरेंट स्टेप है किसका, डिकम्पोजिशन प्रोसेस का। अब डेट्रिटस में क्या होता है, यानी डेट्रीवोर्स में क्या आता है, अर्थवर्म। अर्थवर्म को हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, डेट्रीवोर्स, और फार्मर्स फ्रेंड भी कहते हैं। तो डेट्रीवोर्स क्या करते हैं, तो डेट्रिटस को यानी किसको, पत्ता को, छिलका को, फूल को, मरे हुए एनिमल्स को क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने का काम करते हैं। डेट्रीवोर्स यानी कि अर्थवर्म, डेट्रिटस यानी कि लीफ, बार्क, फ्लावर और डेड एनिमल्स
को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हैं, जिस प्रोसेस के द्वारा, उसी प्रोसेस को हम लोग फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, यानी फ्रेगमेंटेशन माने खंडन करना, तोड़ना। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग वाट, लीचिंग प्रक्रिया में क्या होता है कि वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट भी क्या होता है कि सॉइल होरिजन में चला जाता है और फिर क्या हो जाता है, अनएबलेबल साल्ट के रूप में प्रेसिपिटेट हो जाता है। और फिर आगे कह रहा है कि जो बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम होते हैं वो डिग्रेड होते हैं। बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम क्या होते हैं, डिग्रेड होते हैं डेट्रिटस इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम क्या करते हैं, तो डेट्रिटस को, यानी कि पत्ता, छिलका, फूल, मरे हुए एनिमल्स, प्लांट्स को क्या करते हैं, क्या करते हैं, तो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में तोड़ते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म कहते हैं। अब कह रहा है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो डैट अबव स्टेप ऑफ डिकम्पोजिशन के जो भी ऊपर दिया गया स्टेप है उसको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डेट्रिटस पे ये स्वतः लगातार होते रहता है। और ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन जो है सॉइल में डिकम्पोजिशन के दौरान होता है। ह्यूमिफिकेशन यानी ह्यूमस बनना, खाद बनेगा। मिनरलाइजेशन, मिनरल्स का होना, ये जो है सॉइल में यानी मिट्टी में डिकम्पोजिशन के समय होता है। और ह्यूमिफिकेशन में क्या होता है, तो ह्यूमिफिकेशन में क्या होता है, तो एक डार्क कलर एमॉर्फस सब्सटेंस एक्युमुलेट हो जाते हैं और उस डार्क कलर एमॉर्फस सब्सटेंस को हम लोग ह्यूमस कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, खाद कहते हैं। जो क्या होता है, माइक्रोबियल एक्शन के हाईली रेसिस्टेंस होते हैं और ये डिकम्पोजिशन की दर को क्या कर देते हैं, बहुत ही स्लो कर देते हैं। ठीक है, फिर हम लोग पहले इसको पढ़ते हैं, उसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ से बीइंग क्लोइडल इन नेचर, यानी कि नेचर में जो क्लोइडल होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट को रिजर्व करके रखते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट का रिजर्वर होता है, भंडार। नेचर में जो क्लोइडल होते हैं वो न्यूट्रिएंट का रिजर्वर होते हैं। और ह्यूमस जो होता है यानी कि खाद जो सड़गल जाता है, पत्ता, फूल, फल, मरा हुआ पेड़ पौधा जो सड़गल जाता है उसे खाद कहते हैं। और ये जो ह्यूमस होता है फर्दर क्या होता है, तुरंत क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। किसके द्वारा, कुछ माइक्रोब्स के द्वारा, यानी सूक्ष्म जीवों के द्वारा, जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। और क्या करता है कि इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को रिलीज करता है, जिस प्रोसेस के द्वारा, उस प्रोसेस को मिनरलाइजेशन कहते हैं। जब भी ह्यूमस कुछ माइक्रोब्स के द्वारा डिग्रेड हो जाता है और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को रिलीज करता है जिस प्रोसेस के द्वारा, उसे मिनरलाइजेशन कहते हैं। और डिकम्पोजिशन जो है, लार्जली डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, यानी कि जब भी डिकम्पोजिशन प्रक्रिया होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बिना ऑक्सीजन के डिकम्पोजिशन नहीं होगा। ठीक है, और डिकम्पोजिशन कौन करता है, बैक्टीरिया और फंजाई। अब कह रहा है कि डिकम्पोजिशन की जो रेट होती है, जो दर होती है, वो डेट्रिटस और क्लाइमेटिक फैक्टर के केमिकल कंपोजिशन के द्वारा कंट्रोल होता है। डिकम्पोजिशन की रेट किसके द्वारा कंट्रोल होता है, तो डेट्रिटस और क्लाइमेटिक फैक्टर के केमिकल कंपोजिशन के द्वारा कंट्रोल हो जाता है। कह रहा है कि एक पार्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन में डिकम्पोजिशन रेट बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है, बहुत ही धीमा हो जाता है, यदि डेट्रिटस में बहुत ही ज़्यादा लिग्निन और काइटिन है। ठीक है, यदि डेट्रिटस में, यानी कि डेट्रिटस किसको बोल रहा है, तो बोल रहा है किसको, फ्लावर को, लीफ को, डेड प्लांट्स को, डेड एनिमल्स को,
फीकल मैटर को अगर इसमें लिग्निन और काइटिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो डिकम्पोजिशन की दर बहुत ही धीमा हो जाता है। और यदि डेट्रिटस में ठीक है नाइट्रोजन वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस जैसे कि शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ये प्रक्रिया बहुत ही फास्ट हो जाती है। कौन? डिकम्पोजिशन की रेट। अब आगे कह रहा है कि टेम्परेचर और सॉइल मॉइस्चर। टेम्परेचर और सॉइल मॉइस्चर या नमी, सॉइल में जब नमी हो जाती है तो टेम्परेचर और सॉइल मॉइस्चर क्या होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर होता है जो क्या करता है? डिकम्पोजिशन को रेगुलेट करता है। किसके थ्रू? तो सॉइल माइक्रोब्स के एक्टिविटी के थ्रू। अब कहता है वार्म और मॉइस्ट इन्वायरमेंट फेवर होता है डिकम्पोजिशन के लिए। वार्म और मॉइस्ट इन्वायरमेंट यानी कि जब भी वार्म होगा यानी कि थोड़ा सा गर्मी होगा और इन्वायरमेंट में थोड़ा सा नमी होगा तो डिकम्पोजिशन बहुत अच्छा तरीक़े से होगा, अच्छा ढंग से होगा। जबकि लो टेम्परेचर और एनारोबिक में डिकम्पोजिशन थोड़ा सा कम होगा, नहीं के बराबर होगा। और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मैटर बनते हैं। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन कब ज़्यादा होगा? तो जब वार्म और मॉइस्ट इन्वायरमेंट होगा तो डिकम्पोजिशन फेवर में रहेगा। और जब लो टेम्परेचर और एनारोबायोसिस होगा तो डिकम्पोजिशन इनहिबिट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा फिगर समझते हैं। फिगर भी देख लेते हैं। फिगर में देखिए, फिगर में ये पेड़ है, आपको भी दिखाई दे रहा है कि ये पेड़ है। पेड़ में पत्ता होता है। अब ये पत्ता क्या हो रहा है कि पेड़ से पत्ता जो है मिट्टी पे या नीलैंड पे गिर रहा है। ठीक है, और ये पत्ता गिर गया। और ये पेड़ कहाँ ग्रोथ करता है? सॉइल में ग्रोथ करता है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। ये पेड़ कहाँ ग्रोथ किया है? सॉइल में। पेड़ सॉइल में ग्रोथ किया, पेड़ में पत्ता हुआ, पेड़ से पत्ता ये झड़ कर कहाँ आया? ग्राउंड पे आया। जब जैसे ही ग्राउंड पे आएगा तो इस पत्ता को क्या होगा कि कुछ इंसेक्ट और कुछ एनिमल्स क्या करेंगे? खाना शुरू करेंगे। और जैसे ही खाना शुरू करेंगे तो इसमें के जो न्यूट्रिएंट और एनर्जी है वो फूड वेब में चले जाएगा। ठीक है, यानी कि उस इंसेक्ट के पास चला जाएगा या उस एनिमल्स के पास चला जाएगा, जो भी एनिमल्स इसको खाएगा। तो अब इसके बाद ये क्या होगा कि इस पे कुछ फंजाई लगेंगे, कुछ न्यूट्रिएंट जो है इस सॉइल में चले जाएंगे केमिकल एक्शन के द्वारा। कुछ न्यूट्रिएंट क्या होंगे? लीच होंगे सॉइल में, और ये केमिकल एक्शन यहाँ पे होगा। यहाँ पे क्या होगा कि ऑर्गेनिक रिच सॉइल होगा। यहाँ पे सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होंगे। और फर्दर क्या हो जाएगा कि डिकम्पोजिशन होगा किसके द्वारा? अर्थवर्म, बैक्टीरिया, सॉइल माइट्स और फंजाई। यही जो क्या करते हैं? पत्ता को सड़ाने गलाने का काम करते हैं। कौन? अर्थवर्म यानी केचुआ, ये जो केचुआ है, बैक्टीरिया, फंजाई, ठीक है, सॉइल माइट्स, ये सब क्या करते हैं? पत्ता को सड़ाने गलाने का काम करते हैं, इसलिए इनको डिकम्पोजर भी कहते हैं। एक तरह से इन्वायरमेंट को क्लीन भी रखने का काम करते हैं। और क्या होता है कि लीव्स जो है पार्सली कंज्यूम होता है किसके द्वारा? तो डिकम्पोजर के द्वारा। तो डिकम्पोजर वही बार बार बता रहे हैं कि फंजाई है और बैक्टीरिया है। ठीक है, और फिर ये पुनः क्या हो जाता है? लूज कर देता है अपना रूप। ये लीफ अब अपना रूप खो देता है, लीफ समाप्त हो जाता है और फिर क्या हो जाता है? बिकम लिटर हो जाता है। ठीक है, इस तरह से क्या हो जाता है? एक तरह का साइकिल चलता रहता है। तो ये क्या है? तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के डिकम्पोजिशन साइकिल है, जो डायग्राम के रूप में आपको दिखाया गया है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के डिकम्पोजिशन साइकिल है। यानी ये पेड़ हो गया और ये पेड़ से पत्ता झड़ा, पत्ता सड़ा गला, इसको सड़ाने गलाने का काम बैक्टीरिया, फंजाई, अर्थवर्म किए। और फिर ये क्या किया? पत्ता अपना रूप खोकर फिर क्या किया? ये फिर रूप खो दिया तो ये सॉइल में चला गया, फिर ये प्लांट इसको ले लिए। इस तरह से साइकिल चलता रहा है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर कोई कमी हो इस वीडियो में तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताएं।